हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लियर एग्जाम। आज हम बात करते हैं हिंदी के कुछ मेन बातें। जैसे कहा गया है कि इसमें जो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है हिंदी के कुछ क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध, बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से, ठीक है, हो, उसको हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ठीक, जैसे आपसे पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस में हिंदी में क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वर किसको कहते हैं, या पूछा जाए कि इसमें स्वर की कौन सी परिभाषा है, तो आप सीधे देखेंगे और कहेंगे कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना अवरोध, ठीक है, बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो, उसको हम स्वर कहते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जिसमें पूछा गया है कि जिन स्वरों का उच्चारण में कम समय लगता है, ठीक है, किसमें? जैसे जो स्वर होते हैं, हास्य स्वर होते हैं, मूल स्वर होते हैं, उनमें ही कम स्वर लगता है, दीर्घ स्वर होते हैं उनमें ज्यादा समय लगता है। तो क्या कहा गया है इसमें? हास्य स्वर, ठीक है। जिन स्वरों का उच्चारण में कम समय लगता है उनको हम हास्य स्वर कहते हैं या मूल स्वर कहते हैं, ठीक है, मूल स्वर। ठीक, अब कहा गया है कि जिन स्वरों को हास्य स्वर से अधिक समय लगता है, हास्य स्वर यानी जिनमें कम समय लगता है, तो हास्य स्वर के विपरीत क्या होगा? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में क्या होता है कि ज्यादा समय लगता है। पूछा गया कि जिन स्वरों को हास्य स्वर से अधिक समय लगता है उनको हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। अब पूछा गया क्वेश्चन नंबर 4 में, और कहा गया है वह छोटी से छोटी इकाई बताइए जिसका हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप? जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। तो किस चीज के हम नहीं कर सकते हैं? वर्ण। तो सबसे छोटी इकाई होती है वो वर्ण है, ठीक है, स्वर की। तो हम स्वर के छोटे नहीं, वो इसके वर्ण के उससे छोटे टुकड़े नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्या कहा गया है कि वह छोटी से छोटी इकाई जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, वर्ण के हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। अब नीचे देख लीजिए नोट में कि 2 बातें और कही हुई हैं कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 27। ठीक, फिर पूछा गया है कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। एक बार हम फिर देखते हैं कि जिन स्वरों का उच्चारण बिना किसी अवरोध यानी रुकावट के, बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो, उनको हम स्वर कहते हैं। दूसरे में कहा गया है जिन स्वरों का उच्चारण में कम समय लगता है उनको हम क्या कहते हैं? हास्य स्वर या मूल स्वर कहते हैं। फिर तीसरे में पूछा गया है कि जिन स्वरों को हास्य स्वर से अधिक समय लगता है उनको हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। चौथे नंबर में पूछा गया है कि वह छोटी से छोटी इकाई बताइए जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। तो किस चीज के नहीं कर सकते? वर्ण के। वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। फिर नोट में कहा गया है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 27। ये कई बार उत्तर प्रदेश पुलिस और अन्य कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखिए 27। फिर पूछा गया अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। हाँ भाई, देखते हैं हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन ध्वनियां। ऊष्म व्यंजन मतलब जिसमें ऊष्मा सबसे ज्यादा निकलती है, ठीक है, मुंह से ऊष्मा सबसे ज्यादा निकलती है, वो कौन कौन सी है? शा, सा, सा और हा। ये 4 हैं। कितनी है? 4। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें कहा गया अंतस्थ व्यंजन ध्वनियां। अंतस्थ मतलब अंदर से आवाज निकले, ठीक है, या, रा, ला और वा, ठीक है। ये कौन सी है? ये 4 हैं अंतस्थ व्यंजन ध्वनियां, ठीक। इसके बाद में को कहा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में कि हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, दंत व्यंजन ध्वनि कौन सी है? था। ठीक, ये क्वेश्चन इस टाइप के उत्तर प्रदेश पुलिस में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और अन्य कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तभी तो यहाँ पे बच्चा धोखा खा जाता है कि ये मैटर क्या है। तो इसमें पूछा गया है कि हिंदी की स्पर्श, ये 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, यूपी पीसीएस से जी उसमें सीजीएल में, ठीक है। इसमें कहा गया हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, दंत व्यंजन ध्वनि कौन सी है? था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ। इसमें कहा गया दंत, इसमें कहा गया ओष्ठ व्यंजन। ओष्ठ मतलब भा, ठीक है, क्या हो जाएगा? भा। फिर एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ व्यंजन ध्वनियां।
मतलब ये तो यहाँ तक तो स्पर्श भी है, घोष भी है, महाप्राण भी है, ठीक है, लेकिन ये दंत और ओष्ठ का अंतर पड़ जाता है, ठीक है। इसमें कहा गया है कि ये भा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया हिंदी वर्णमाला का समृत स्वर। समृत स्वर मतलब समझ रहे हैं, जो स्वर भी हो प्लस समृत हो, मतलब देख लो इसको, ई छोटा वाला, तो क्या कहा जाता है, फिर हिंदी वर्णमाला का समृत स्वर क्या होगा, ई। फिर कहा गया है कि हिंदी मूर्धन्य ध्वनियां, मूर्धन्य ध्वनियां, ये कचट तप, क च ट, टा वर्ग आएगा, ठीक है, टा वर्ग में आएगा टा, ठा, डा और ढा। कौन सी है ये, मूर्धन्य ध्वनियां हैं, ठीक। हिंदी के वर्णमाला में ये मूर्धन्य ध्वनियां हैं। फिर आएंगे हिंदी की बा ध्वनि। बा किस, कौन सी ध्वनि है, बा ओष्ठ ध्वनि है। कौन सी है, ओष्ठ ध्वनि है। फिर कहा गया क्वेश्चन नंबर 8 में हिंदी का ता ध्वनि। ता ध्वनि कौन सी है, दंत ध्वनि है, ठीक है, दंत। एक बार फिर देखते हैं हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन ध्वनियां कौन सी हैं, सा 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 हा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें कहा गया अंतस्थ व्यंजन ध्वनियां कौन सी है, या, रा, ला, वा, ये भी 4 हैं। फिर कहा गया हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, दंत और व्यंजन ध्वनियां, ठीक है, ये कौन सा है, था वर्ग, सॉरी था। इसमें कहा गया क्वेश्चन नंबर 4 में कि हिंदी की स्पर्श, ये स्पर्श इसमें भी था, इसमें भी था, घोष इसमें भी है, इसमें भी, महाप्राण इसमें भी, इसमें भी, लेकिन यहाँ दंत है, यहाँ ओष्ठ है, तो ओष्ठ ध्वनियां कौन सी है, भा, ठीक। फिर कहा गया है कि हिंदी वर्णमाला का समृत स्वर, समृत स्वर कौन सा है, ई। फिर कहा गया क्वेश्चन नंबर 6 में कि हिंदी मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी है, टा, ठा, डा और ढा, ये 4 है। फिर कहा गया कि हिंदी की बा ध्वनि कौन सी है, ओष्ठ ध्वनि है। यहाँ पर ओष्ठ था, ये भी है, लेकिन ये ओष्ठ पूरी ध्वनि है, ये घोष, महाप्राण स्पर्श नहीं है, लेकिन भा स्पर्श है। फिर कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 8 में हिंदी की ता ध्वनि कौन सी है, ता ध्वनि दंत ध्वनि है, ठीक। इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9 में कि बा ध्वनियों का उच्चारण कौन सा है। बा ध्वनि जो है ये दंतोष्ठ है, ठीक है, बा ध्वनि का उच्चारण कौन सा है, दंतोष्ठ। अब क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि सा ध्वनि का उच्चारण कौन सा है। सा ध्वनि का उच्चारण तालव्य है, ठीक है, सा ध्वनि का उच्चारण क्या है, तालव्य। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि ला कौन सा व्यंजन है। ला कौन सा व्यंजन है, पार्श्विक व्यंजन है। ला किस प्रकार का व्यंजन है, पार्श्विक व्यंजन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि छा वर्ण किसके योग से बनता है, मतलब छा वर्ग बनने के लिए कौन कौन से शब्द यूज होते हैं वर्ण, तो वो का और सा, ठीक है, 2 वर्ण यूज होते हैं किसमें, छा वर्ग, वो छा वर्ण बनने में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया कि स्वर ध्वनि के प्रकार। स्वर की कितने प्रकार की ध्वनि हो सकती है, दीर्घ हो सकती है, हास्य हो सकती है और मूल स्वर हो सकते हैं, ठीक। ये किस प्रकार की ध्वनियां हैं, ये स्वर ध्वनियां हैं, जिसमें स्वर ध्वनियों को हम दीर्घ स्वर कह सकते हैं, हास्य स्वर कह सकते हैं और मूल स्वर कह सकते हैं। 3 प्रकार के हैं, ये हास्य और मूल एक ही होते हैं यानी स्वर, और ये दीर्घ होते हैं बड़े वाले, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को। वर्णों का समूह होता है, लेकिन वर्णों का अगर व्यवस्थित होगा तब उसको वर्णमाला कहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि कंठ ध्वनि कौन सी है। कंठ ध्वनि कौन सी, का, खा, गा और घा, ये चारों कौन सी हैं, कंठ ध्वनियां, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है अ किस प्रकार के वर्ण हैं, ठीक, किस प्रकार के वर्ण हैं, ये कंठोष्ठ वर्ण हैं, ठीक, कंठोष्ठ वर्ण, ठीक। अब देखते हैं एक बार फिर क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहते हैं कि बा ध्वनि का उच्चारण कौन सा है। बा ध्वनि का उच्चारण है दंतोष्ठ, यानी दांत प्लस ओष्ठ दोनों। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया सा ध्वनि का उच्चारण कौन सा है। सा ध्वनि का उच्चारण तालव्य, यानी ऊपर तालु में जब जीभ छूती है तो सा ध्वनि निकलती है, ठीक। बोल के देख लो, सा।
फिर कहते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में कि ला कौन सा व्यंजन है। ला कौन सा व्यंजन है? ला पार्श्विक व्यंजन है। कौन सा? पार्श्विक व्यंजन। ये घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछते हैं। अगर घुमा फिरा के नहीं पूछेंगे तो आपको समझ में ये आ जाएगा कि हाँ ये तो और वही है, इसीलिए तो बच्चा फंसता है इसमें। फिर क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है, 12 में कहा गया है कि छा वर्ण किसके योग से बनता है, मतलब कौन कौन से वर्ण यूज होते हैं छा वर्ण बनने में। तो इसमें का और छा ये दोनों मिला लो तो छा बन जाएगा, ठीक। लेकिन ये आधा का है, हलंत लगा हुआ है इसलिए। फिर क्वेश्चन नंबर 13 में फिर से कहते हैं स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर कौन सी प्रकार की ध्वनियां हैं? दीर्घ स्वर, हास्य स्वर और मूल स्वर। ये हास्य स्वर और मूल स्वर ये एक ही होते हैं, दीर्घ स्वर ये बड़े होते हैं, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक। फिर कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 15 में कंठस्थ ध्वनि है। कंठस्थ ध्वनि कौन सी है? का, खा, गा और गा, ये चारों में कंठस्थ ध्वनियां निकलती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं। ये किस प्रकार के वर्ण हैं? ये कंठोष्ठ वर्ण है। कौन से? कंठोष्ठ वर्ण, कंठ प्लस ओष्ठ। हाँ भाई, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। इसमें कहा गया है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? ध्वनि। सार्थक हो सबसे छोटी, ठीक, लघुत्तम इकाई ध्वनि, ठीक। फिर इसके बाद में कहा गया है क्वेश्चन नंबर 18 में ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं। ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? कंठ प्लस तालव्य, मतलब कंठ से भी बोले जाते हैं और तालव्य से भी, इन दोनों से मिलकर ये बनते हैं, आवाज निकलती है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि ये जो झा है, झा ये किस प्रकार का वर्ण है? ये अमानक वर्ण है। प्रेजेंट टाइम में ये माना नहीं जाता है, पहले ये झा लिखा जाता था, ठीक है, जो इस प्रकार लिखा जाता है, अब इसको लिखता है, ठीक है। जैसे पहले झांसी को ऐसे की जगह पे ऐसे लिखा जाता था, ठीक है, झांसी, लेकिन ये खत्म कर दिया गया और इसकी जगह पे ये चलने लगा, झांसी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है का, गा, जा और फा। ध्यान रखिएगा, इसमें यहाँ पर, इसमें यहाँ पर, इसमें यहाँ पर, इसमें यहाँ पर, ठीक। ये कौन सी दुनिया है? ये अरबी प्लस फारसी हैं। कहाँ? अरब और फारसी लैंग्वेज में ये बोली जाती हैं। खा, का, गा, फा और जा, चारों। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, जिसमें कहा गया है जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें हम क्या कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ आता है, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं अकारांत, ठीक। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें हम अकारांत शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है फा किस प्रकार की ध्वनि है। फा, फा क्या है? ओष्ठ ध्वनि है। इसमें जो बोलने में सबसे ज़्यादा ओष्ठ का यूज, ओंठ का यूज होता है, इसलिए ये फा ओष्ठ ध्वनि है। कहा गया है क्वेश्चन नंबर 23 में कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों का संख्या कितनी है। कितने स्वर है हिंदी वर्णमाला में? टोटल जो स्वर हैं वो 11, ठीक। फिर कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 24 में चा, छा वर्ण का उच्चारण कौन सा है? चा और छा, ठीक। ये चा और छा तालव्य है, यानी तालु है। फिर से एक बार देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 में क्या गया है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है? ध्वनि, ठीक, कौन सी है? ध्वनि। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं। ऐ वर्ण कंठ प्लस तालु, कंठ से भी और तालु दोनों से मिलके बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें कंठ प्लस तालु बोले जाते हैं, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, जिसमें कहा गया है ये जो शब्द लिखा है भा, झा किस प्रकार का वर्ण है। ये कौन सा? अमानक है। ये पहले मानक था लेकिन अब अमानक है, अब माना नहीं जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है का, गा, जा, फा ध्वनियाँ कौन सी हैं। ये अरबी फारसी भाषा के शब्द हैं, ठीक। कौन से शब्द हैं? अरबी फारसी भाषा के शब्द हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं? अकारांत कहते हैं। कौन से? अकारांत। जिन शब्दों के अंत में ई, उ, इकारांत वो उस प्रकार के होते हैं। फिर कहा गया क्वेश्चन नंबर 22 में
जिस वो एफ नहीं वो सॉरी फा किस प्रकार की ध्वनि है। फा कौन सी है, ओष्ठ प्लस ओष्ठ ध्वनि है, ठीक है। फा किस प्रकार की ध्वनि है, ओष्ठ ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, 11 स्वर है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, 11। फिर कहा गया है क्वेश्चन नंबर 24 में कि चा छा वर्ण का उच्चारण कौन सा है। चा और छा तालु वर्ण है, ठीक है। कौन से, तालु। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि छा ध्वनि किस प्रकार के अंतर्गत आती है, यानी किस प्रकार की ध्वनि के अंतर्गत आती है वर्ण के। तो ये आती है संयुक्त वर्ण के, ठीक है। संयुक्त वर्ण वे वर्ण होते हैं दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, ठीक। अब आते हैं घा। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है, घा का उच्चारण स्थान कंठ है। कौन सा है, कंठ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर, जिसमें कहा गया है कि ज्ञान वर्ण किस वर्ण के योग से बनता है। तो ज्ञा बनता है जा प्लस या से। किससे, जा प्लस या से। आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, जिसमें कहा गया है कि किन ध्वनियों को उच्चारण कहा वो अनुस्वार कहा जाता है। किन ध्वनियों को उच्चारण कहा जाता है, जो स्वर के बाद में आने वाली जो ध्वनियां हैं उनको अनुस्वार कहा जाता है। जैसे अनुस्वार कौन सी हैं, कचट तप में का वर्ग के लास्ट वाला, चा वर्ग के लास्ट वाला, छा वर्ग के लास्ट वाला, टा वर्ग के लास्ट वाला, उपा वर्ग के लास्ट वाला, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में, जिसमें कहा है खड़ी पाई वाले व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कैसे बनाया जा सकता है। खड़ी पाई वाले, तो खड़ी पाई वाले से को संयुक्त व्यंजन बनाने के लिए खड़ी चौपाई को हटा दिया जाता है, तो वो खड़ी पाई वाले संयुक्त व्यंजन बनते हैं। उसके बाद में कहा गया है क्वेश्चन नंबर 30 में, हिंदी शब्दकोश में आ प्लस अह किस वर्ण के साथ उपयोग होते हैं। ये आ के साथ होते हैं, ठीक है। क्या कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 25 में कि छा ध्वनि किस प्रकार के व्यंजनों के अंतर्गत आती है। कौन से वर्ण के अंतर्गत आती है, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। संयुक्त वर्ण के अंदर आती है कौन सी, छा। फिर क्वेश्चन नंबर 26 फिर कहता है कि घा वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो घा वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि ज्ञा वर्ण किस शब्द वर्णों के योग से मिलकर बनता है। तो किससे बनता है, जा प्लस यहाँ से। फिर क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि किन ध्वनियों को अनुस्वार ध्वनि कहा जाता है। किनको कहा जाता है कि स्वर के बाद में जो यूज होती हैं ध्वनियाँ उनको हम अनुस्वार कहा जाता है, ठीक है। फिर कहते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में खड़ी पाई वाले व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कैसे बनाया जा सकता है। खड़ी पाई वाले व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन खड़ी चौपाई को हटाकर बनाया जा सकता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि हिंदी शब्दकोश में आ प्लस आहा किस वर्ण के साथ उपयोग करके बनते हैं। तो ये आ के साथ उपयोग होते हैं, ठीक है। इसके साथ थैंक यू for watching my channel video, and I wish you are like my channel and subscribe my channel. Thank you for watching my video. Bye bye.